हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी को। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 12 मई 2024 के करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डेली के डेली डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन पूछा था। मेरा सवाल यह था आपसे कि ऐशबाग स्टेडियम जो है यह भारत के कौन से शहर में स्थित है। तो यह स्थित है मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल में। ऐशबाग स्टेडियम बेसिकली एक हॉकी स्टेडियम है और इसकी जो कैपेसिटी है ये 15,000 लोगों की कैपेसिटी है वन टाइम में। इसी तरीके से भारत के और भी कई सारे स्टेडियम आपसे कई बार पूछे जाते हैं एसएससी और स्टेट्स के एग्जाम में। एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान रखिए, जैसे कि एकाना स्टेडियम कहाँ पर है, तो यह है लखनऊ में। ठीक है। और इसका नाम भी अब बदल चुका है, अब इसका बदला हुआ नाम है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। अपार्ट फ्रॉम दिस आप एक और स्टेडियम ध्यान रखें, ग्रीन पार्क स्टेडियम। ये कहाँ पर है? यह है कानपुर में। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर है? यह है दिल्ली में। पहले इसी को फिरोज शाह कोटला स्टेडियम बोला जाता था। ईडन गार्डन कहाँ पर है? यह है कोलकाता में। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ये नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, ये भी नई दिल्ली में है। वानखेड़े स्टेडियम, ये मुंबई में है। इस तरीके से आप भारत के कई सारे स्टेडियम्स हैं जो कि आप ध्यान रखें। मोटेरा स्टेडियम, जिसको पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम बोला जाता था, अब इसी को नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, जो कि अहमदाबाद में है। इस टाइम पर भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम यही है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में कोहिमा पीस मेमोरियल का उद्घाटन नागालैंड में किसके द्वारा किया गया है? तो नागालैंड के अंदर कोहिमा में कोहिमा पीस मेमोरियल का उद्घाटन भारत में इस टाइम पे जापान के जो एम्बेसडर हैं इनके द्वारा किया गया है। और जापान के राजदूत भारत में कौन अपॉइंटेड है? इनका नाम है हिरोशी सुजुकी। क्या नाम है? हिरोशी सुजुकी। तो इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब सवाल ये उठता है कि कोहिमा पीस मेमोरियल का उद्घाटन किया क्यों गया है? देखिए 1944 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, तो उस टाइम पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो आईएनए बनाई गई थी, मतलब जो आजाद हिंद फौज बनाई गई थी, उसको जापानीज आर्मी ने सपोर्ट किया था। तो जापानियों ने वहां पर तो सपोर्ट किया था नेताजी के आईएनए को, लेकिन आईएनए किसके खिलाफ थी? आईएनए ब्रिटिश इंडियन आर्मी के खिलाफ थी। ठीक है। तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी और आईएनए के जवानों के बीच में मुठभेड़ हुई थी नागालैंड वाले रीजन में, और इसमें जापानीज भी आईएनए के जवानों के साथ लड़े थे। तो इस वजह से जापानीज जो है वो हमेशा इस जगह को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। यहाँ पर जापानीज आर्मी के कई सारे जवान शहीद हुए थे और आईएनए के भी कई सारे जवान शहीद हुए थे। हालांकि यहाँ पर जापानीज आर्मी को पीछे हटना पड़ा था। तो इस वजह से कोहिमा पीस मेमोरियल के रूप में इसको लॉन्च किया गया है। और साथ में इतना ही नहीं, जापानीज गवर्नमेंट यहाँ पर एक इको पार्क की स्थापना भी करने जा रही है। मतलब कहने का कि एक ऐसा पार्क यहाँ पर बनाया जाएगा जो कि पर्यावरण से रिलेटेड होगा, और आने वाले समय पर लोगों को यहाँ पर काम भी मिलेगा, मतलब रोजगार के संसाधन भी पैदा होंगे। और इस साल जो बैटल ऑफ कोहिमा है इसकी 80वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेपियो रियो। नागालैंड में गवर्नर कौन है? ये है ला गणेशन। कौन है? ला गणेशन। कई बार आपसे नागालैंड के फोक डांस पूछे जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एक नागा डांस चलता है जो कि बहुत फेमस है। साथ में रंगमा डांस, ये कई बार आपसे पूछा जा चुका है, ये भी यहाँ का फोक डांस है। इसके अलावा एक है, इसको बोलते हैं जेलिंग डांस, ये भी यहाँ पर फेमस है। एक है बैम्बू डांस। तो ये सारे आप फोक डांस नागालैंड के ध्यान रखिए। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी गई है। इस रिपोर्ट से पता लगा है कि इस साल के पहले क्वार्टर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पिछले वर्ष के मुताबिक कितने प्रतिशत ग्रोथ मिली है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बिजनेस में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 18% की ग्रोथ देखने को मिली है। और एसबीआई का जो प्रॉफिट है ये 21,384 करोड़ पहुंच गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वैल्यूएशन के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बैंक है। कैपिटलाइजेशन के आधार पर अगर देखा जाए, मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा पूंजी है, तो वो है एचडीएफसी बैंक। एक दिन मैंने देखा था कि एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहा था, उसने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी पूछा था कि सर आप कभी बोलते हो एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है, कभी बोलते हो एचडीएफसी बैंक है सबसे बड़ा। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जब भी बात हो कैपिटलाइजेशन की, मतलब पूंजी की बात हो, तो इसमें पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नंबर वन पे ही था। लेकिन अभी एक साल पहले ही एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक इन दोनों का मर्जर हो गया, और जैसे ही मर्जर हुआ तो एचडीएफसी बैंक जो है
इसका कैपिटलाइजेशन 20 लाख करोड़ के ऊपर हो गया, जो कि एसबीआई को भी पीछे छोड़ चुका है। तो जब बात हो पूंजी की तो आप ध्यान रखना एचडीएफसी नंबर 1 पे है। और जब बात हो वैल्यूएशन की, वैल्यूएशन का मतलब ये है कि इस बैंक के शेयर मार्केट में जो शेयर की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है, तो इसमें एसबीआई नंबर 1 पे है। ओके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और एसबीआई के चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। हाल ही में इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, मतलब जो हमारी ट्राई सर्विसेज हैं, इनकी एक कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। और इस कॉन्फ्रेंस का नाम है परिवर्तन चिंतन। तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई है? तो इसको लीड कर रहे हैं इस बार हमारे सीडीएस। और ये सीडीएस कौन है? सीडीएस अनिल चौहान, जो कि इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और तीनों सेनाओं से यहाँ पर पिछले एक साल में जो प्रोग्रेस हुई है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी गई है। जाहिर सी बात है, उसके बाद सीडीएस ये पूरी रिपोर्टिंग लेने के बाद डायरेक्टली पीएम को ये रिपोर्ट करेंगे और राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट करेंगे कि इस टाइम पर हमारी तीनों सेनाएं किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज पहले हमने फॉलो करी हैं और कहां पर वो अप टू द मार्क पहुंची है। और ध्यान रखिएगा, सीडीएस अनिल चौहान भारत के दूसरे सीडीएस हैं। पहले कौन है? पहले हैं बिपिन रावत। बिपिन रावत। सीडीएस एक वो पोस्ट है जो कि अभी कुछ ही टाइम पहले गठित करी गई है। ये एक ऐसी पोस्ट है जिसको तीनों सेनाओं के प्रमुख रिपोर्ट करते हैं, मतलब आर्मी के जनरल और नेवी के एडमिरल और इंडियन एयरफोर्स के एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल, ये तीनों ही डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं सीडीएस को। हाल ही में एशियन ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो इस बार पिकल बॉल चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 5 मेडल जीते हैं। अब ये 5 मेडल कहाँ कहाँ पर जीते हैं तो आपको बता दूं। एक मेडल तो मेंस डबल टीम ने जीते हैं। दूसरा मेडल जो है वो जीते हैं विमेंस डबल टीम ने। और तीसरा जो है ये मिक्स्ड डबल टीम ने जीते हैं। ये तीनों जो जीते गए हैं, ये 3 गोल्ड हैं 5 में से। इसके अलावा 2 ब्रोंज मेडल जीते हैं। ये किसने किसने जीते हैं? तो एक तो मेंस सिंगल में जीता है, मेल खिलाड़ी हैं विजय मेनन, इन्होंने जीता है ब्रोंज मेडल। और दूसरा जो ब्रोंज जीता है ये विमेन्स सिंगल में जीता है प्रियंका छाबरा ने। पूरी लिस्ट मैंने आपको दे दी है पीडीएफ में, तो एक बार पीडीएफ से आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिलहाल आप टोटल ये ध्यान रखें, एशियन ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने 5 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड हैं, 2 ब्रोंज हैं। इस बार इसका आयोजन वियतनाम में किया गया। कहां पर? वियतनाम में। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जिसको बोलते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये कौन से दिन मनाया गया? ये दिवस कल के दिन मनाया गया। 11 मई को हर साल हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाते हैं। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि आज ही के दिन, मतलब 11 मई के दिन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी, तो उनकी सरकार के अंतर्गत राजस्थान के पोखरन में न्यूक्लियर टेस्ट भारत ने सफलतापूर्वक किया था। तो इस वजह से, और उस दिन भारत एक न्यूक्लियर पावर बन गया था। तो इस वजह से उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने अनाउंस किया था कि अब से हर वर्ष पूरा भारत 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाएगा। हाल ही में एडई के द्वारा एचडीएफसी लाइफ के नए चेयरपर्सन के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? जैसे कि आपको पता है, पूरे भारत में जो शेयर बाजार है उसके लिए जो रेगुलेशंस और नियम जो बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम लोग सेबी बोलते हैं, उसी तरीके से हमारे बैंकों के लिए जो रेगुलेशन बनाता है वो है आरबीआई। तो इसी तरीके से जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उन सब के लिए रेगुलेशन बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है एडई। इसको बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एडई ही फैसला लेता है कि जितने भी इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन है उसके नए चेयरपर्सन कौन होंगे। तो इन्होंने फैसला लिया है कि अब से नए चेयरपर्सन होंगे एचडीएफसी लाइफ के की मिस्त्री। कौन है? के की मिस्त्री। और के की मिस्त्री एचडीएफसी लाइफ में इससे पहले सीईओ के रूप में भी कार्यरत रह चुके हैं, एचडीएफसी लिमिटेड में भी, और वाइस चेयरपर्सन के रूप में भी कार्यरत रह चुके हैं। ये किसकी जगह ले रहे हैं? तो ये दीपक पारेख की जगह ले रहे हैं। दीपक पारेख ने रिजाइन कर दिया है। एचडीएफसी लाइफ की स्थापना साल 2000 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और इसके सीईओ हैं विभा पदलकर। क्या नाम है इनका? विभा पदलकर। क्या आप बता सकते हो अभी हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 2017 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका बैंगलोर। तो इसके नए सीईओ बनाए गए हैं संजीव नौटियाल। कौन है? संजीव नौटियाल। 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था ये।
ये कौन सा देश है जिसके साथ भारत सरकार ने जितने भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनके लिए वीजा वेवर पैक्ट साइन किया है? तो ये देश है मालदोवा। मालदोवा एक यूरोपियन कंट्री है। अब इसका मतलब समझिए है क्या। जैसे कि भारत में जो भी डिप्लोमेटिक ब्यूरोक्रेट्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए जितने भी आईएफएस अधिकारी हैं भारत में, ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी हैं, तो ज्यादातर ये राजदूत ही होते हैं। इस तरीके के जो अधिकारी हैं जो कि डिप्लोमेसी के अंतर्गत दूसरे देशों में आया जाया करते हैं, तो इनके पास स्पेशल पासपोर्ट होता है, ठीक है, जिसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बोला जाता है। ये वीवीआईपी कैटेगरी में आता है। तो इस तरीके के लोगों के लिए मालदोवा और भारत के बीच में ये पैक्ट साइन किया गया है। मतलब अगर मालदोवा के इस तरीके के अधिकारी हैं और भारत के अगर इस तरीके के अधिकारी हैं, तो दोनों को ही एक दूसरे के देशों में जाने के लिए अब वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली उनका टिकट कराया जाएगा और डायरेक्टली वो एक दूसरे के देश आ जा सकेंगे। और मालदोवा की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं चिसिनाऊ। क्या बोलते हैं? चिसिनाऊ। इस टाइम पर मालदोवा में सरकार किसकी चल रही है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं मैया सांदू। क्या नाम है? मैया सांदू। पोलैंड की कैपिटल है वर्सा। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। एंड बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसल्स। और ये जो पैक्ट है, ये भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में जो सेक्रेटरी हैं पवन कपूर, इनके और मालदोवा के जो राजदूत हैं एना तैबन, इनके बीच में साइन हुआ है। हाल ही में भारत के द्वारा जो 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल होस्ट किया जाएगा, तो ये कौन सा इवेंट है 77th कान फिल्म फेस्टिवल में जिसको भारत होस्ट करेगा? तो इस बार के कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत के द्वारा भारत पर्व नाम का एक इवेंट होगा जिसको होस्ट किया जाएगा। और कांस महोत्सव पूरे दुनिया के सबसे बड़े मंच के रूप में फिल्म फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है, जो कि हर साल कंडक्ट किया जाता है और दुनिया भर के सबसे बेहतरीन आर्टिस्टों को यहाँ पर अवार्ड भी दिया जाता है। तो यहाँ पर भारत के द्वारा भारत पर्व नाम का एक इवेंट लॉन्च किया जाएगा। इसमें बॉलीवुड सिनेमा को प्रमोट किया जाएगा, शोकेस किया जाएगा। केवल बॉलीवुड ही नहीं, पूरे भारत में जो फिल्में बनती हैं उन सभी को यहाँ पर शोकेस किया जाएगा। और एक बात और है इस बार के भारत पर्व में, क्योंकि इस साल 55th इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि गोवा में आयोजित किया जाएगा 20 से लेकर 28 नवंबर तक, उसको भी शोकेस किया जाएगा और उसके लिए ऑफिशियल ट्रेलर भी यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ये एक ज्वेलरी कंपनी है। हाल ही में इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनको लीगल एरा इंडियन लीगल अवार्ड के रूप में सम्मानित किया गया है। आपको बता दूं, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड पूरे दुनिया की सबसे बेहतरीन ज्वेलरी प्रोडक्ट्स बनाने वाले ग्रुप्स में से एक है। इतना ही नहीं, पूरे दुनिया में अगर मालाबार गोल्ड एंड डायमंड की रैंकिंग की बात करें तो इसकी ज्वेलरी बनाने के मामले में 19वीं रैंक है पूरे दुनिया में। केवल पूरे दुनिया में इसके आगे 18 ही कंपनी हैं जो कि इनसे बेहतरीन ज्वेलरी बना पाते हैं। और अगर भारत में बात करें तो भारत में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स नंबर वन ज्वेलरी ग्रुप है, नंबर वन हर एक तरीके से। और इस ग्रुप की स्थापना केरल में करी गई थी 1993 में। और इस टाइम पर इसके चेयरपर्सन है एमपी अहमद। कौन है? एमपी अहमद। और आपको पता है मालाबार गोल्ड एंड डायमंड का एनुअल टर्नओवर कितना है? यह है $5.2 बिलियन। और इस टाइम पर इनकी जो ब्रांचेस हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में 350 ब्रांचेस हैं अक्रॉस 13 कंट्रीज। हाल ही में इन्फोसिस कंपनी जो है, ये दुनिया में पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसको ये सर्टिफिकेशन मिला है। ये सर्टिफिकेशन कौन सा है? तो ये है ISO 42001 2023। अब ये सर्टिफिकेशन होता क्या है? आप ऐसे समझिए जैसे कि आपके घर में कुकर होगा, प्रेशर कुकर होता है ना, जिसमें आप चावल पकाते हो, दाल पकाते हो। वो कुकर में आप देखोगे ISI मार्क होता है। ये ISI मार्क एक अपने आप में सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, जो कि ये बताता है कि आपका जो कुकर है वो एक सेफ प्रोडक्ट है। उसी तरीके से आपके घर में अगर सिलेंडर होगा तो आप उस पे देखिए, वहां पर भी ISI मार्क होगा। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो सिलेंडर प्रोडक्ट है ये सेफ प्रोडक्ट है। तो उसी तरीके से जैसे कि ISI ये एश्योर करता है, ठीक है, कि ये सारे प्रोडक्ट जो है ये सिक्योर है, तो सेम वही कैटेगरी सॉफ्टवेयर्स में भी अप्लाई होती है। सॉफ्टवेयर में इसी को ISO स्टैंडर्ड बोला जाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इनके अंतर्गत ये जो कोड होते हैं ये कोड ही बताते हैं कि हाँ किस कैटेगरी का है। तो इन्फोसिस को ये सर्टिफिकेट मिला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। मतलब कहने का ये है, इन्फोसिस दुनिया में पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इक्विपमेंट्स के लिए ये सर्टिफिकेशन दिया गया है।
और सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट्स इनके माने जाएंगे सॉफ्टवेयर के फील्ड में। इन्फोसिस की स्थापना 1981 में करी गई। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर और इसके सीईओ हैं सलिल पारिक। कौन है? सलिल पारिक। और इसके फाउंडर है एनआर नारायण मूर्ति। ये कौन सी कंपनी है जिसने विमेन्स हॉकी लीग के लिए हॉकी इंडिया के साथ पार्टनरशिप करी है? तो ये कंपनी है कोका कोला इंडिया। कोका कोला बेसिकली एक अमेरिकी कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना सन 1886 में अमेरिका के अटलांटा में करी गई थी और पहली बार इन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक सर्व करी थी एक फार्मेसी में। फिलहाल कोका कोला ने फैसला लिया है कि इस बार हॉकी इंडिया के अंदर जो विमेन्स हॉकी लीग 2024 की आयोजित करी जाएगी उसको ये एक तरीके से आप बोल सकते हो स्पॉन्सर करेंगे। और पहला फेज इसका आयोजित भी किया जा चुका है विमेन्स हॉकी लीग का। जो इसका फर्स्ट फेज है ये 30 अप्रैल से शुरू हुआ था और अभी 9 मई को खत्म हुआ है। आगे भी पूरे साल भर टूर्नामेंट इसके चलेंगे जिसको कोका कोला के द्वारा स्पॉन्सर किया जाएगा। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी गई है, काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया के टॉप 50 ये कौन से शहर हैं जो कि सबसे ज्यादा रिच हैं 2024 में। और इसमें कौन से दो भारतीय शहर हैं जिनको जगह मिली है? तो ये दो भारतीय शहर हैं मुंबई और दिल्ली, जिनको टॉप 50 वेल्दिएस्ट सिटीज में जगह मिली है। यहाँ पर बात कर लेते हैं नंबर वन पे कौन रहा। तो नंबर वन पे दुनिया में न्यूयॉर्क है, अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर। यहाँ पर आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूयॉर्क में इस टाइम पर 3,50,000 मिलेनियर्स निवास करते हैं। न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे अमीर शहर है नंबर वन पे। दूसरे नंबर पे भी अमेरिका का ही एक शहर है, इसको बोलते हैं द बे एरिया, ठीक है। तीसरे नंबर पे जापान की कैपिटल टोक्यो है सबसे अमीर। चौथे नंबर पे है सिंगापुर और पांचवें नंबर पे है लंदन, ठीक है। अब अगर बात करी जाए मुंबई और दिल्ली भारत के दो शहर हैं जो कि टॉप 50 में रहे, लेकिन इनकी ग्लोबल रैंकिंग क्या है? तो मुंबई को जो इसमें रैंकिंग मिली है ये है 24वीं, 24th रैंक है मुंबई की इसमें। और जो दिल्ली की रैंकिंग है, समर ऑफर चल रहा है आपको पता ही है एग्जाम इंजन में। एसएससी का आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो या रेलवे का हो गया या स्टेट का पीसीएस तक का आप कोई एग्जाम, आप मेरा जीएस जीके का फाउंडेशन बैच एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से अवेल कर सकते हैं। और इस टाइम पर इसमें समर ऑफर में 30% फ्लैट ऑफ चल रहा है हर एक बैच में लगभग। और अगर आप सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस इस बार का दे रहे हैं तो ये डुओ बैच भी आप अवेल कर सकते हैं जिसमें कंप्लीट जीएस और कंप्लीट रीजनिंग आपकी पूरी कवर हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस आप सब्जेक्ट वाइज भी मेरे बैचेस अवेल कर सकते हो, जैसे कि सिर्फ हिस्ट्री या सिर्फ पॉलिटी या फिर ओनली मैथ इंग्लिश या रीजनिंग, इस तरीके के भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। क्रैश कोर्स का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आज की बात यहीं तक रहेगी। अब मेरा सवाल ये है कि माउंट विंसन जो है ये कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है? माउंट विंसन एक चोटी है, आप बताइए ये कौन से महाद्वीप में है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।